हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आप इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लास्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि अभी तो शुरू हुआ था यार, और अभी अभी खत्म भी हो गया। कहा था मैंने, काफी शॉर्ट चैप्टर है। हाँ, कैसा है? शॉर्ट एंड सॉर्टेड एंड सटीक चैप्टर है, राइट? काफी जल्दी ये खत्म होने वाला है भाई। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आज लास्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस लीफ। ठीक है, आज हम लीफ एनाटॉमी को पढ़ने वाले हैं कि लीव्स अंदर से कैसी दिखती हैं। बाहर से तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की दिखती हैं, बहुत बहुत सुंदर भी दिखती हैं, अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती हैं, अलग अलग शेप्स में पाई जाती हैं, पर इंटरनली इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? मोनोकॉट लीफ भी पढ़ेंगे और डाइकॉट लीफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, कंटेंट आपको पता ही है कि रूट और स्टेम में भी, लीफ में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको सबसे पहले डाइकॉट पढ़ते हो तो डाइकॉट थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर मोनोकॉट बहुत छोटा बचता है, क्योंकि उसमें सिर्फ डिफरेंसेस बताने होते हैं कि डाइकॉट से कैसे अलग है। टर्म्स सारे इंट्रोड्यूस हो ही चुके होते हैं, है ना? तो बस यही फॉर्मेट है, और ये जो दिख रहा आपको डायग्राम है, यही आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आजा भाई। हाँ, स्टार्ट करते हैं। डाइकोटिलेडोनस लीफ, जिसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी। ऐसे 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 पेन चलाऊंगी अब मैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अरे ये क्या हुआ? येलो का मतलब येलो होता है, ना कि ब्लैक। इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी, या डाइकोटिलेडोनस तो है ही। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या बात चल रही है यहाँ पर? वर्टिकल सेक्शन की बात चल रही है। ध्यान देना, सेक्शन कौन सा लिया है ये जरूर नोटिस करते रहना हर बार। अरे यार ये फिर कट गया, मोटू करना पड़ता है इसको। हाँ, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ through the lamina shows three main parts। ठीक है, इस वर्टिकल सेक्शन में दिखेंगे आपको तीन मेन पार्ट्स। तीन है ना? हाँ, तीन मेन पार्ट्स दिखेंगे आपको इस वर्टिकल सेक्शन में। कौन कौन से? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से तीन मेन पार्ट्स दिखेंगे? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर सिस्टम, ये तीन मेन पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस में तो कोई दिक्कत है नहीं मैम, वो तो हर जगह दिख ही रही है। वास्कुलर सिस्टम दिखेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेसोफिल दिखेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेसोफिल भी तो पढ़ चुके हो यार, पढ़ा है ना मेसोफिल? चलो आ जाओ आगे। जो भी लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं याद है, तो फिर हर लेक्चर के एंड में मैं क्या कहती हूँ कि रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो। आज भी कहूंगी, फिर मान लेना, कभी तो मानोगे। देखो, तो द एपिडर्मिस which covers both the upper surface, ठीक है, and lower surface of the leaf has a conspicuous cuticle। ठीक है, वो एपिडर्मिस जो कि लीफ का अपर सरफेस भी और उसका लोअर सरफेस भी, दोनों को कवर करती है ना। लीफ कैसी होती है भाई? डॉर्सी वेंट्रल। क्यों कह रहे हैं ये लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ? क्योंकि उसका डॉर्सल साइड भी होता है, वेंट्रल साइड भी होता है ना। डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड होते हैं लीफ के। अगर मैंने कहा कि ये क्या है डंडी और ये क्या है पत्ती, तो इसका ये डॉर्सल साइड भी होगा, वेंट्रल साइड भी होता है, दोनों होते हैं ना इसके, है ना। आगे पीछे नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड इसके होते हैं। दोनों साइड से ही वो कवर्ड है। किससे? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से जो दोनों साइड से वो कवर्ड है, अब इन दोनों साइड के लिए यूज हुआ एक नया टर्म। कौन सा नया टर्म? देखो, अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस के लिए यूज हुआ एक नया टर्म, और जो कि था क्या? अपर सरफेस के लिए यूज हुआ एक नया टर्म जिसको बोला एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भाई इस डी को बदल दो आप बी में, ठीक है, इस डी को बदल दो आप किस में? बी में। एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलो इसे। ठीक है, इस डी को बी में बदल दो और इसे कहो आप एबैक्सियल एपिडर्मिस, ना कि एडैक्सियल। तो ये जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है अब आपकी, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी लोअर सरफेस, है ना। वो अपर था तो ये हो जाएगा लोअर। अपोजिट ही तो करना है बस। अपोजिट, लोअर एपिडर्मिस नहीं, लोअर सरफेस लिखते हैं, है ना। वहां भी अपर सरफेस ही लिखा है ना। हाँ ठीक है, चलो डन। ये जो दो नए टर्म सुने,
एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। बस आपको क्या याद रखना है कि डी कहां लगेगा और बी कहां लगेगा, ठीक है, बस इतना ही तो याद रखना है, बाकी तो सेम है। बस ये याद रखना है डी कहां लगेगा और बी कहां लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लगेगा डी और नीचे की तरफ लगेगा क्या, बी, ठीक है। बस इतना याद रखना कि डी कहां लगाना है और बी कहां लगाना है। डी लगेगा ऊपर एडैक्सियल एपिडर्मिस और बी लगेगा नीचे, ठीक है, एबैक्सियल एपिडर्मिस। अपर सरफेस लोअर सरफेस, ऊपर डी नीचे बी, ठीक है, ऊपर डी नीचे बी। अब देखते हैं आगे। हाँ, ये तो हो गए एपिडर्मिस के दोनों सरफेस, ऊपर वाला और नीचे वाला, एडैक्सियल और एबैक्सियल। और बोल दिया क्या, और बोल दिया कि जो लीफ है वो पूरी तरीके से, जो इसकी एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहेगी। तो हाँ भाई, क्यूटिकल तो हमें पता ही है ना, ये तो हमें पता है कि शूट सिस्टम की एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ये तो पता ही है ना हमें पहले से कि शूट सिस्टम की एपिडर्मिस एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिकल से, जो कि इम्परमिएबल टू वाटर होता है, उससे कवर्ड होती है, उससे घिरी हुई होती है, उससे ढकी हुई होती है। क्यों होती है, क्या फंक्शन होता है इस क्यूटिकल का, ये करती है प्रिवेंशन फ्रॉम द एक्सेस वाटर लॉस, ठीक है। ये एक्सेस वाटर लॉस जो हो रहा है उससे उसे बचाती है, उससे उसे रोकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है, मतलब नीचे, बी नीचे था ना, तो एबैक्सियल एपिडर्मिस में क्या होते हैं, ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। बैठ गया दिमाग में, बैठा, फिर से बोलूं, क्या होता है, बी वाला नीचे था ना, एबैक्सियल एपिडर्मिस उसका लोअर सरफेस था ना, किसका, लीफ का। लीफ के लोअर सरफेस पर, जिसे एबैक्सियल एपिडर्मिस कह रहे हो, उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटास ज्यादा होते हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। जो ऊपर वाला है एडैक्सियल एपिडर्मिस, उसमें तो कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि उसमें हो सकता है कि स्टोमेटा हो ही ना, है ना, ये वाली कंडीशन भी उसमें पॉसिबल है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द मीजोफिल। अब ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो बहुत सारे टिश्यूज पाए जाएंगे ना, आपको तो लगता है पत्ती इतनी सी तो है मैम, बीच में बचा ही क्या ऊपर और नीचे की लेयर के बाद, हाँ बहुत कुछ बचा है भाई, तभी तो इसका आपने वर्टिकल सेक्शन लिया है, तभी तो इसका वर्टिकल सेक्शन लिया है, ट्रांसवर्स नहीं लिया। क्या लिया है, वर्टिकल सेक्शन लिया है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पूरा सेक्शन आपको पढ़ना है। अगर आप इसका ट्रांसवर्स लेते तो आपको क्या मिलता, आधा हिस्सा। आधा नहीं चाहिए हमें पूरा रीजन देखना है। पूरा रीजन देखने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका वर्टिकल सेक्शन लेना पड़ेगा, लीफ का, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल सेक्शन यहाँ पर आपने लिया है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। ये जो बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये है मीजोफिल। क्या है ये, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द मीजोफिल। क्या यहां तक आपके दिमाग में बातें बैठ गई हैं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं भाई, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। मेसोफिल which possesses chloroplast and carry out photosynthesis, है ना। मेसोफिल जिसके अंदर होते हैं क्या, मेसोफिल जिसके अंदर होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। मेसोफिल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। मेसोफिल में क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, देखो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, आराम से पढ़ते हैं, इतना सही तो पढ़ना है, चैप्टर वैसे भी खत्म ही है, टाइम है अपने पास, देखो आराम से पढ़ते हैं। मेसोफिल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेसोफिल which possesses chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma। वो मेसोफिल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेसोफिल मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पोर्शन, जिसके अंदर होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, और ये करती है क्या, फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये तो पहले से ही पता था। बनी होती है किसकी, पैरेन्काइमा की। मैम पैरेन्काइमा का फंक्शन पढ़ा ही दिया आपने हमें कि इसी का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और किसी का तो था ही नहीं, कॉलन स्क्लेरन का, तो ऑब्वियसली पैरेन्काइमा की बनी होगी। नहीं बताते तो भी पता चल जाता, ये तो है ना, पढ़ा है ना हमने। फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा था, पैरेन्काइमा के अलावा कोई नहीं, तो यही इसका काम हुआ। देन इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, इसके पास दो तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दो तरह की सेल्स है इसके पास। जो मेसोफिल है, मेसोफिल, ठीक है, ये जो मेसोफिल है
इसमें है पैरेन्काइमेटस सेल्स। पहले तो मैं ये लिखती हूँ, ना कि इसको तोड़ देती हूँ। इसमें लिखती हूँ मैं सबसे पहले कि इसमें पाई जा रही है पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। अब ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये होंगी दो तरह की, ठीक है। कौन कौन सी? पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दो तरह की पैरेन्काइमेटस सेल्स इसके अंदर पाई जाएंगी। ओके, पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ मेसोफिल्स आर ऑफ टू टाइप, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मैं भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे आराम से पढ़ाना है, ठीक है। वो 5G में भागने की आदत है तो वो भागने लग जाती हूँ, फिर याद आता है कि रुको 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 आराम से चलना था, ठीक। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इस पैलिसेड के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई कि इसको ब्लू नहीं किया गया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ब्लू, रुक जाओ जरा, पता नहीं इसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो गई, इसे हम ब्लू कर देते हैं, ये वाला ब्लू, ठीक है भाई, बुरा नहीं मानना। चलो, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। फिर भी उसका वो व्हाइट वाला अंदर से झांक रहा है, पता नहीं कैसे होते हैं ये लोग, मानते ही नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा मैम। हाँ, ये लो पैलिसेड पैरेन्काइमा, अब तो और नहीं दिख रहा। अरे यार, कलाकारी करने का कोई मतलब जमाना ही नहीं है, बस ऐसे ही ठीक है, दिख तो रहा है कम से कम, ठीक है। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं यार, चलो आ जाओ, आराम से मुस्कान, आराम से। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दोनों के बारे में आपको देखो यहाँ कुछ नया सुनने को मिलेगा। पेन गिरने वाला था अभी मेरे हाथ से, हाँ, आराम से पढ़ने की तो आदत ही नहीं है। एक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, जो एक्सियली, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा पाया जा रहा है वो बना हुआ है इलोंगेटेड सेल्स का, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी सेल्स एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक। ये सारी सेल्स एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं और काफी इलोंगेटेड सी सेल्स हैं, मतलब ये कुछ इस तरह की सेल्स हैं, देखो इस तरह की सेल्स हैं, इलोंगेटेड है और कैसी अरेंज्ड है एक दूसरे से पैरेलली, ठीक है। ये देखो ऐसी ऐसी सेल्स हैं ये, है ना, पैरेलली अरेंज्ड है और इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है। सेल बनाओ न्यूक्लियस ना बनाओ तो डब्बा ही लगती है यार, हाँ, न्यूक्लियस बनाते ही सेल लगने लगती है। इस तरह की ये सेल्स होती हैं, सारी की सारी देखो कैसी हैं, इलोंगेटेड, ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के ऐसे खींच दिया, इनको लंबा कर दिया है, ठीक है। ये इलोंगेटेड सेल्स हो गई, कैसे अरेंज्ड है एक दूसरे से, पैरेलली अरेंज्ड है ना। पैरेलल बताओ, ऊपर नीचे आगे पीछे है क्या? नहीं, कैसी है? पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। वर्टिकली पैरेलली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स है किसके अंदर? पैलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर। बताओ यहां तक क्लियर? आगे देखें, द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। ओवल, राउंड या फिर लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो इसको भी बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि खिचड़ी ना बन जाए, कहीं खिचड़ी ना बन जाए। ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बनाते ही ये मुझे लगने लगी एक सेल, ठीक है। हाँ, चलो, ये हो गया आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो मैंने पूरी सेल्स बनाई है ना यहाँ पे, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्यों मैंने ऐसे बना दिया रैंडमली, इतने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी बेकार ड्राइंग होने के बाद भी? क्योंकि उन्होंने कहा ही था, उन्होंने ही तो कहा था कि भाई आपको बनानी है ओवल, राउंड और लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो देखो मैंने लूजली अरेंज्ड बना दी, मैंने बिल्कुल एक दूसरे से चिपका चिपका के नहीं बनाया, और मैंने बना दी ओवल, राउंड और इस टाइप की सेल्स को, और बस बन गया आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और देखो तुक्के में एक बात और सही होगी, इन्होंने कहा कि ये जो आपका पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये होता है बिलो द पैलिसेड सेल्स। तो देखो वो पैलिसेड के नीचे हो गया। हाँ, तुक्के में ये बात भी सही होगी। ये कहां प्रेजेंट होता है? पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड वाली होती हैं कैसी? इलोंगेटेड और वर्टिकली पैरेलली अरेंज्ड सेल्स, और स्पॉन्जी वाली कैसी होती हैं? राउंड या ओवल शेप्ड सेल्स, सारी के सारी लूजली अरेंज्ड, ठीक है, लूजली अरेंज्ड सेल्स। ये हो गई आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि है पैलिसेड के नीचे, ठीक है। देयर आर न्यूमरस लार्ज
स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि जब ये इतना लूजली अरेंज होंगी तो इनके बीच में एयर कैविटीज तो पाई जाएंगी ना। ये देखो ये एयर कैविटी, ठीक है, ये एयर कैविटी, ये एयर कैविटी, ये एयर कैविटी, ये एयर कैविटी, ये जितना भी मैं बना रही हूँ सब क्या है, ये एयर कैविटी तो है। लूजली अरेंज होंगी तो एयर स्पेसेस तो छोड़ेंगी ना बीच में, तो ये हो गई इनकी सारे बीच में प्रेजेंट बहुत सारी एयर कैविटीज, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ अभी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलिडनस रूट के बारे में कि जो इसका वस्कुलर सिस्टम होता है इसमें होते हैं वस्कुलर बंडल्स। अरे वाह कितनी नई बात बताई, वस्कुलर सिस्टम में वस्कुलर बंडल्स होते हैं, इससे पहले तो थे ही नहीं। हाँ इससे पहले नहीं थे क्या, कुछ नया बताओ, कुछ नया। विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिब्स। अच्छा वस्कुलर सिस्टम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये कहाँ देखे जा सकते हैं, वेन्स और मिडरिब में, तो बाकी जगह नहीं पाए जाएंगे क्या। अरे यार व्हाइट से कौन हाईलाइट करता है, कहाँ देखे जा रहे हैं भाई, वेन्स और मिडरिब में। द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, और जो वस्कुलर बंडल का साइज है वो भी वेन्स के साइज पे डिपेंड करेगा, तो बाकी पोर्शन में नहीं पाए जाएंगे क्या। द वेन्स वेरी इन थिकनेस, जो वेन्स है वो अलग अलग थिकनेस की होंगी इन द रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट लीव्स, and the vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells। और ये जो vascular bundles होंगे ये thick walled bundle sheath cells से घिरे हुए होंगे। मतलब समझे आप इन दोनों लाइन का इन दोनों लाइन का मतलब समझे आप। देखो क्या कह रहे हैं वो कि जो वस्कुलर सिस्टम होगा उसके अंदर होंगे क्या, वस्कुलर बंडल्स, ठीक है, बहुत नई बात है, और वो पाए जाएंगे कहां पर दिखेंगे, वेन्स और मिडरिब्स में दिखेंगे। अच्छा ठीक है, वेन्स और मिडरिब्स तो याद है ना, भूल तो नहीं गए वेन्स और मिडरिब्स, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था मैंने। रेटिकुलेट वेनेशन की बात हो रही है, रेटिकुलेट वेनेशन वाली पत्ती तो बहुत आसान होती है बनाना, ठीक है। ये मैंने बनाई इसकी मिडरिब और ये मैंने बनाई इसकी वेन्स, और ये इन वेन्स में मैंने बना दी क्या, वेनलेट्स, ठीक है, और ज्यादा मल्टीपल वेनलेट्स मैंने निकाल दी इसके अंदर से, ठीक है। ठीक, ये हो गई रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव। दूसरी अगर मैं हाथ में बनाई दूं, क्या लगता है बनाने में बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैं एक और भी बना दूं, ठीक, ये पैरेलल वेनेशन वाली, ये मिडरिब और ये इसकी सारी वेन्स और वेनलेट्स, ठीक, ये पैरेलल वेनेशन वाली आपकी तेज पान वाली पत्ती है ना। रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, पैरेलल वेनेशन। ये पैरेलल वाली बहुत बेकार बनी है यार, मैं इसको एक बार फिर से बना रही हूँ, ठीक है। एक बार देख लो जरा, एक बार फिर से मैं बना देती हूँ इसको, बहुत बेकार बनी है ये इसकी मिडरिब और ये इसकी वेन्स और वेनलेट्स थोड़े अलग कलर से बनेंगी तभी सही लगेंगी, ठीक है। ये पैरेलली इस तरीके से इसमें पाई जाती हैं। डन विद द ड्राइंग। अब पढ़ते हैं, ठीक। देखो वस्कुलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं वस्कुलर बंडल्स, कोई बात नहीं भाई, पाने दो, है ना। वेन्स और मिडरिब्स में पाए जाते हैं वस्कुलर बंडल्स, ठीक है भाई, मिलने दो। साइज जो होता है वस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है कि वेन कितनी बड़ी है, तो सही बात है भाई, वेन ही छोटी और वस्कुलर बंडल इतना बड़ा कहाँ जाएगा रहने, जब उसी में रहना है तो उसके ऊपर साइज तो डिपेंड करेगा, सही बात है। तो जितनी बड़ी वेन होगी, ठीक है, जैसे ये बीच की मिडरिब बहुत बड़ी है तो यहाँ पे बड़े वस्कुलर बंडल, है ना। वेन थोड़ी बीच वाली, जैसे ये वेन मैंने निकाली है ना, ये वेन मैंने निकाली है इससे, ठीक है। ये वेन्स ये थोड़ी इससे मिडरिब से थोड़ी छोटी होंगी पर फिर भी कंपैरेटिवली बड़ी होंगी, तो इसमें थोड़े और अलग साइज के वस्कुलर बंडल, और जो ये वेनलेट्स इससे निकली हुई हैं तो और छोटी होंगी, तो इनमें और छोटे वस्कुलर बंडल्स। मतलब वस्कुलर बंडल का साइज जो है वो वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिब्स इनके ऊपर साइज के ऊपर वेरी करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है भाई, सही बात है, लॉजिकली फिट बैठती है। देन द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं, ठीक है, ये देखो ये मिडरिब अलग होगी, वेन्स अलग होंगी, और इनसे जो वेनलेट्स निकली हुई है ये सब अलग साइज की होंगी रेटिकुलेट वेनेशन में। ये रेटिकुलेट वेनेशन है, कहाँ गया रेटिकुलेट, किधर गया, ये रहा, ये रेटिकुलेट वेनेशन है ना। तो इसमें ये सब अलग अलग साइज के होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल की बात करो तो सब सेम साइज के होते हैं,
पैरेलल में सब सेम साइज के होते हैं, मतलब सारे सेम साइज के वस्कुलर बंडल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो वेन्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वेन्स का साइज उतना ज्यादा वेरी नहीं करता पैरेलल में, देखो सारे पैरेलल ही रन करते हैं, है ना, तो यहाँ पर उतना वेरी नहीं करता, यहाँ पर सेम साइज मिल जाएगा। तो द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। लेकिन आपको हाँ एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आप पढ़ रहे हो डाइकॉट लीफ, और इन्होंने आपको यहाँ बातों बातों में कहीं बता दिया है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट लीव्स में, ये देखो ये आपने हालांकि पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में भी, बट स्टिल मैं यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है तो हाईलाइट कर देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये किस में पाया जाता है, डाइकॉट लीफ में पाया जाता है। मतलब अभी डाइकॉट को पढ़ते वक्त इसकी तो आपको जरूरत है ही नहीं, है ना, ये मैंने बस आपको याद रखने के लिए बता दिया है, क्योंकि अभी जब मोनोकॉट पढ़ोगे तो ये वाला काम आ जाएगा बाद में, है ना, तो मैंने यहीं पे बता दिया है। बाकी अभी डाइकॉट लीफ की बात हम करें तो उसमें पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, डाइकॉट लीफ में क्या पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसी के बेसिस पर तो हम पता करते थे यार कि डाइकॉट मोनोकॉट को अगर बाहर से देख के बताना है, स्टेम लीफ को देख के बताना है, तो कैसे बताओगे कि प्लांट डाइकॉटिलिडनस होने वाला है या मोनोकॉटिलिडनस सीड निकलने वाला है। लीफ को देख के ऐसे तो बताते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन वाला क्या होता है, डाइकॉट होता है ना। तो डाइकॉट लीफ का यहाँ पर जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें वेन्स, मिडरिब, वेनलेट सबका साइज अलग होगा, सबका साइज अलग होगा तो उस साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है वस्कुलर बंडल का साइज, तो उसका साइज भी अलग होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब ये जो वस्कुलर बंडल्स होंगे ये आप आसपास से घिरे होंगे, किससे, ये वस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो आसपास से घिरे होंगे एक लेयर ऑफ सेल्स से, जिसे आप कहोगे ये बंडल शीथ सेल, इन्हें आप क्या कहोगे, एक लेयर ऑफ सेल से घिरे होंगे जिसे आप कहोगे बंडल शीथ सेल्स। यहां तक की कहानी क्लियर है। लुक एट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। अब आपको देखना है और पता करना है कि वस्कुलर बंडल में जाइलम कहां मिल रहा है, आपको जाइलम की पोजीशन बतानी है। तो पहले देख तो ले फिर तो बताएंगे, हाँ पहले देख तो ले फिर तो बताएंगे। देखो दिखा दिखा दिखा, ये वाला स्ट्रक्चर अलग क्यों दिख रहा है, लीफ का डायग्राम अलग क्यों दिख रहा है रूट और स्टेम से, क्योंकि वो सारे क्या थे, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये कैसा है, लेटरल सेक्शन है। कैसा है ये, वर्टिकल सेक्शन है, लेटरल कह रही हूं मैं भी, वर्टिकल सेक्शन है ये, राइट। तो इसका आपको डायग्राम जो है वो अलग नजर आ रहा है। अभी तक आपने जितने भी लेबलिंग्स पढ़ी वो देखो सारी आपको दिख रही होगी। एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस दिख रही है आपको, एपिडर्मिस आपको दोनों तरफ से दिख रही है। तो ये है बैक्जियल एपिडर्मिस मतलब लोअर सरफेस, ये है एडैक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर सरफेस वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, अपर सरफेस से अपन ने देखना स्टार्ट किया, पैलिसेड मेसोफिल, तो देखो कैसी है, इलोंगेटेड और पैरेलली अरेंज्ड सेल्स है ना। और ये वाली स्पॉन्जी मेसोफिल, ये कैसी है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसके अंदर कैसी स्पॉन्जी मेसोफिल है, बिल्कुल लूजली अरेंज्ड और सर्कुलर ओवल सेल्स, है ना। स्पॉन्जी मेसोफिल के बीच में क्या पाई जा रही है, बहुत सारी एयर कैविटी या एयर स्पेसेस पाए जा रहे हैं, है ना। और क्या पाई जा रही है इसके अंदर, यहाँ पर ये क्या है, स्टोमा। नीचे उन्होंने क्या बोला था कि लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटा होंगे, ऊपर तो कुछ हुए तो हुए वरना नहीं भी हुए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही ज्यादा होंगे स्टोमेटा। तो नीचे जो आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, स्टोमेटा या स्टोमा, और ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक। ये इसकी लेबलिंग्स हुई। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं क्या, वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स में देखो, वस्कुलर बंडल आसपास से घिरे हुए हैं एक लेयर ऑफ सेल से, ठीक है, इस लेयरिंग ऑफ सेल से घिरे हुए हैं, और ये लेयर क्या कहला रही है, बंडल शीथ सेल कहला रही है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है क्या, घिरा हुआ फ्लोएम, और उससे अंदर की तरफ आपको फंसे हुए दिख रहे हैं बीच बीच में क्या, जाइलम। क्या दिख रहे हैं, जाइलम। बताओ ये लेबलिंग थी इसकी, जो कि था किस चीज का, टीएस ऑफ अ डाइकोटिलिडनस, या क्या बोला था इसको हमने, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकोटिलिडनस लीफ ये थी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। एबैक्सियल एपिडर्मिस वाली डॉर्सी वेंट्रल लीफ ये थी, जिसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों अलग अलग हैं। देखो डॉर्सल साइड अलग है, वेंट्रल साइड अलग है, दोनों साइड इसके अलग अलग हैं, है ना। इस साइड से देखोगे तो पहले स्पॉन्जी मिलेगा, इस साइड से देखोगे तो पहले पैलिसेड मिलेगा, है ना, दोनों अलग हैं, राइट। एक साइड से देखोगे नीचे साइड से, एबैक्सियल साइड से देखोगे तो स्टोमेटास मिलेंगे, एडैक्सियल साइड से देखोगे तो उतने नहीं मिलेंगे, है ना। जिसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों अलग अलग तरह के साइजेस बोल रही हूं मैं, जिसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों अलग अलग तरह के क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा है, ठीक है। वो वाला क्या है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। और दूसरी वाली जो लीफ है, जो कि अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं, पहले पढ़ लेते हैं, आ जाओ दूसरी वाली पहले पढ़ लेते हैं। अरे भाई पहले पढ़ने दो, पहले पढ़ने दो। देखो आइसोबायलेटरल मोनोकॉटिलिडनस लीफ, आइसोबायलेटरल मतलब दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से सिमिलर,
कौन सी लीफ है ये? मोनोकॉटिलिडनस लीफ, ठीक है। मोनोकॉट्स की लीफ जो कि दोनों साइड से कैसी है? ये सिमिलर। आइसो वर्ड तो सिमिलर के लिए यूज करते हो ना, ठीक। तो द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, ठीक है। जो आइसोबाइलेटरल लीफ है इसकी एनाटॉमी डॉर्सीवेंट्रल लीफ से काफी तरह से काफी कुछ बिल्कुल हद तक मिलती जुलती है। तो द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर, बट ये काफी सारे डिफरेंसेस भी दिखाएगी। कौन से डिफरेंसेस दिखाएगी? आपको बस डिफरेंसेस ही पढ़ने होते हैं। जब आप मोनोकॉट पढ़ने आते हो तो आप मेनली सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ते हो कि डाइकॉट से कैसे अलग है। तो देखो, इन आइसोबाइलेटरल लीफ इसमें स्टोमेटा जो होंगे वो दोनों तरफ पाए जाएंगे, है ना। एडैक्सियल सरफेस पर भी और एबैक्सियल सरफेस पर भी, दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाएंगे, ठीक है। जो मीजोफिल होगी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मीजोफिल जो है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में दोनों में अलग अलग में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। वो एक ही तरह की मीजोफिल है ताकि वो दोनों तरफ से कहीं से भी आप देखो तो सेम दिखे, तभी तो आइसोबाइलेटरल बनेगी। अगर अलग होती तो फिर तो अलग ही हो जाती ना, जैसे यहाँ थी ये। जैसे अगर ऐसी रहती कि पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड होती फिर तो दोनों तरफ से अलग दिखती, लेकिन वो कह रहे हैं आइसोबाइलेटरल है, मतलब मीजोफिल पूरी एक जैसी है, पूरी एक जैसी है। देखो ये मीजोफिल पूरी एक जैसी है ना, डिफरेंशिएटेड नहीं है स्पॉन्जी और पैलिसेड में, ठीक। अरे चलो यहां तक तो क्लियर है ना, आगे बढ़ू। सी इन ग्रासेस certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells and these are called as bulliform cells। अब ध्यान दो, ये जो कुछ ग्रासेस की कंडीशन बता रहे हैं कि कुछ में ऐसा होता है। कौन सी सेल्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो कुछ एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, वेन्स के साथ, वेन्स के आसपास जो रन करती हैं एडैक्सियल सरफेस पर, मतलब अपर वाले सरफेस पर। डी वाला क्या था? ऊपर, है ना। तो एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो वेन्स के अलोंग रन कर रही हैं वो क्या करती हैं? खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, काफी लार्ज सी, खोखली सी, अंदर से खाली, कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं और इन सेल्स को कहते हैं बोलिफॉर्म सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं? बोलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं कुछ और करती हूँ, ठीक है। इन्हें कहते हैं क्या? बोलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? बोलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को क्या कर ले रही है? मॉडिफाई कर रही हैं। तो नया नाम देना पड़ रहा है। मॉडिफाई किस तरह से कर रही हैं कि ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये वेन्स के अलोंग अपने आप को मॉडिफाई करके लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट कर ले रही हैं, ठीक। इन्हें कह रहे हो आप बोलिफॉर्म सेल्स, इन्हीं को कह रहे हो आप बोलिफॉर्म सेल्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट दीज बोलिफॉर्म सेल्स कि इनमें और क्या पाया जा रहा है, तो व्हेन द बोलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, जब ये बोलिफॉर्म सेल्स जो कि अंदर से खाली थी ना, क्या कर लेंगी? ये पानी को अपने अंदर भर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब ये बोलिफॉर्म सेल्स अपने अंदर पानी को भर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, और हो जाएंगी कैसी? बिल्कुल मोटी ताजी, है क्या हो जाएंगी? टर्जिड हो जाएंगी। तो द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, ठीक है, and are turgid, the leaf surface is exposed। तो ये लीफ सरफेस की तरफ क्या हो जाएंगी? एक्सपोज हो जाएंगी। इतना एक बार देखो, इसमें अगर कोई दिक्कत है। नाउ when they are flaccid due to water stress, और जब ये कैसी होंगी? बिल्कुल फ्लैसिड होंगी, ठीक है। टर्जिड कब होंगी? जब अपने अंदर पानी भर लेंगी, जब पानी से भरी हुई होंगी तो कैसी होंगी? टर्जिड, ठीक है। तो लीफ सरफेस पे एक्सपोज हो जाएंगी ताकि उस पानी को रिलीज कर सकें। और जब पानी से क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा पानी के लिए मजबूर, भाई पानी चाहिए, फ्लैसिड होंगी, तब ये क्या करेंगी? दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। वो बोलेंगी भाई मेरे पास तो पानी नहीं है, तुम पानी उड़ा रहे हो, हाँ कोई जरूरत नहीं है ट्रांसपिरेशन करने की, कोई जरूरत नहीं है पानी उड़ाने की। पूरी लीफ को कर्ल कर देंगी। क्या कर देंगी? पूरी लीफ को कर्ल कर देंगी, मोड़ तोड़ के रख लेंगी कि भाई तुम्हें जितना सरफेस एरिया दो तुम उतना ही पानी उड़ा देते हो, मेरे पास तो पानी नहीं है यहाँ पे, हाँ मेरी कैविटी तो खाली पड़ी हुई है। कर्ल कर देगी पूरी लीफ को ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाटर लॉस कम हो जाएगा और उसको दिक्कत नहीं होगी कि भाई मेरे पास पानी नहीं, तुम उड़ाए जा रहे हो, बचा के रखो, है ना। क्या काम निकला? क्या प्रोसेस पड़ी? वेन्स के अलोंग कुछ सेल्स, कौन सी वाली? एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अपने आप को किस तरह की सेल्स में कन्वर्ट करती हैं? लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट करती हैं, जिन्हें हमने कहा बोलिफॉर्म सेल्स। ये बोलिफॉर्म सेल्स जब इनके अंदर पानी भरा होगा इनकी कैविटी में तो ये लीफ सरफेस पे एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई रिलीज करो इस पानी को, बहुत हो गया। लेकिन जब इनके पास पानी की कमी होगी तो ये बोलेंगी कि भाई मेरे पास तो पानी है नहीं, तुम क्यों उड़ा रहे हो, तो पूरे सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगी, लीफ को कर्ल कर देंगी और बना देंगी कैसा? कि भाई सरफेस एरिया कम, पानी उड़ाओ कम, क्योंकि मेरे पास है कम। समझे?
समझे, ये फंक्शन है बोलेफॉर्म सेल्स का। नाउ द पैरेलल वेनेशन, जो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकॉट लीव्स में, ठीक है, जो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकॉट लीव्स में, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है इन द नियरली सिमिलर साइजेस ऑफ वास्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स। ठीक है, जो पैरेलल वेनेशन है मोनोकॉट लीव्स के अंदर पैरेलल पाया जाता है, अभी मैंने बना के बताया था, इसमें ऑलमोस्ट सारे सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स होते हैं, बस जो मिडरिब है वो थोड़ी ऑब्वियसली बाकी वेन से थोड़ी ज्यादा थिक होगी, तो उसका थोड़ा सा वेरी करता है, बाकी सबका जो है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है ना, ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है, बस मिडरिब का थोड़ा सा वेरी करेगा, बाकी सबका सेम होता है। ठीक है, अरे यहाँ कहाँ गए, हमें तो पहले डायग्राम देखना है, चलो ये देखते हैं, ये देखते हैं हम मोनोकॉट लीफ, आइसोबायलेटरल लीफ, जो दोनों साइड से कैसी सिमिलर है ना, ये कैसी है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल साइड अलग, वेंट्रल साइड अलग, ये कैसी है आइसोबायलेटरल, कौन, मोनोकॉट वाली, जो दोनों साइड से सेम। ठीक है, यही इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जो दोनों साइड से अलग अलग दिख रही है वो डॉर्सी वेंट्रल है, डायकॉट है, और जो, ठीक है, डी डी ऐसे याद रख लेना, दोनों साइड से अलग अलग, डॉर्सी वेंट्रल, डायकॉट, ऐसे डी 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 याद रखना। ठीक है, और दोनों साइड से सेम, या फिर एस 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 याद रख लेना, सिमिलर। ठीक है, आइसोबायलेटरल, मोनोकॉट। ओके, अब देखो ये सारी जो लेबलिंग्स है ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, इनके लिए हमें चाहिए एक लाल देवी, और ये प्रकट हो गई। एडैक्सियल एपिडर्मिस पर चली नहीं है, क्या दिक्कत है तेरे को भाई, इतने इज्जत से बुला रहे हैं। सी, एडैक्सियल एपिडर्मिस, जाइलम, मेसोफिल, ऐसे नहीं यार, फिर ऐसे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एडैक्सियल एपिडर्मिस और फिर ये नीचे वाली एबैक्सियल एपिडर्मिस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी पाए जा रहे हैं स्टोमा स्टोमेटल पोर, इसमें भी पाया जा रहा है स्टोमा स्टोमेटल पोर, है ना, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सब स्टोमेटल कैविटी, ये यहाँ पर है, ये इसमें भी है ना। और अगर हम बात करें ये बीच का पूरा रीजन दोनों का कैसा है, ना कोई पैलिसेड ना कोई स्पॉन्जी, है ना, मीजोफिल सेल से भरा हुआ है। और अगर हम बात करें वास्कुलर बंडल्स, तो देखो यहाँ पर ये फ्लोएम पाया जा रहा है, देखो ये पूरा देखो, ये फ्लोएम एरिया, ये फ्लोएम है ना, और ये क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम पाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कैसी दिखती है, दोनों साइड से सेम दिखती है, इसीलिए आइसोबायलेटरल कहलाती है। ओके, और देख लो एक और डायग्राम, अगर इससे ज्यादा अच्छे से समझ आता हो, बाकी चीजें वही है ना। ये देखो ये पाई जा रही है इसके अंदर क्या, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ऊपर वाली क्या थी, डी वाली, मतलब एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये कौन सी है, एडैक्सियल, और ये कैसी है, लोअर एपिडर्मिस, तो ये कैसी हो गई इसकी, एबैक्सियल, डी वाली। ठीक है, एबैक्सियल। नाउ ये दिख रहा है आपको क्या, स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको इसमें, जाइलम, फ्लोएम, बंडल शीथ, सबस्टोमेटल चैम्बर। यहां पर इन्होंने पता है इसको स्पॉन्जी क्यों लिख दिया, अगर इससे कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में आता हो, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद इससे हो ना जाए बच्चे, स्पॉन्जी इसलिए लिख दिया क्योंकि याद करो, यहां देखो एक बार, यहां देखो स्पॉन्जी मीजोफिल कैसा हुआ करता था, ओवल, है ना, दोनों मीजोफिल के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, आइसोबायलेटरल में जो मीजोफिल दिखेगा उसमें आपको पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों का कैरेक्टर दिखेगा। स्पॉन्जी कैसा होता था, गोल वाली सेल्स हुआ करती थी, और पैलिसेड कैसी होती थी, इलोंगेटेड होती थी। लेकिन स्पॉन्जी में क्या पाए जाते थे, एयर कैविटीज पाई जाती थी, और पैलिसेड में नहीं पाई जाती थी। तो यहां पर सेल तो ये वाली होगी पर अरेंजमेंट ये वाला होगा, समझे, सेल ये वाली होगी, अरेंजमेंट ये वाला होगा। सेल होगी गोल वाली, लेकिन बीच में कोई इंटरस्टिशियल स्पेसेस नहीं पाए जाएंगे, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये देखो सेल होगी गोल वाली, लेकिन बीच में स्पेसेस नहीं होंगे, अरेंजमेंट वही होगा प्रॉपर, है ना। नाउ जाइलम फ्लोएम बंडल शीट आपको दिख ही रही है, ये जाइलम फ्लोएम के बाहर वाली पूरी लेयर ये दिख रही है बंडल शीट, है ना। और ये दिख रहे हैं आपको क्या, इसके अंदर जो स्टेम के हेयर्स, लीफ के हेयर्स होते हैं, राइट, ट्राइकोम्स जिन्हें कहते हैं, ये वो दिख रहे हैं। क्यूटिकल से ये कवर्ड होती है, तो ये क्यूटिकल की कवरिंग दिख रही है आपको इसके ऊपर। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, ट्राइकोम्स, ये क्या है, ट्राइकोम्स। भाई रेड बोला था तुझे, रेड रेड ट्राइकोम्स। ठीक, चलो भाई ये था आपका डायग्राम ऑफ मोनोकॉट लीफ। ठीक है, चलो कंप्लीट हुआ आपका
डायकोटिलिडनस मतलब डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और मोनोकोटिलिडनस मतलब आइसोबायलेटरल लीफ। ठीक है, बस यही पढ़नी थी आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी। आपने इस पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द टिश्यू सिस्टम, जो कि सबसे पहले था कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर आया वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन तीनों ही टिश्यू सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट की क्या, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडनस एंड डायकोटिलिडनस रूट, देन स्टेम, और आज पढ़ा हमने लीफ। ठीक है, इस तरह से ये पूरा चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कम है, ये भी एक ही पार्ट में, मोस्टली हम 2 पार्ट में इन्हें सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपके एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल ये चैप्टर की पूरी कहानी जो है हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले अगर आप एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओगे तो इट विल बी बेटर। ठीक है, जैसे ही यहां मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आप आंसर अच्छे से समझ पाओगे, खुद से फ्रेम कर पाओगे, जो कि हमें सीखना है यार। हमारा मोटिव यही है कि हम आंसर खुद से फ्रेम कर सके, ना कि सिर्फ बैठ के देख सके कि मैडम कैसे बता के जा रही है। हमें खुद से करना सीखना है ना चीजों को। तो आपको क्या करके आना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है। दिस विल बी योर होमवर्क। रिवाइज कैसे करोगे, आप जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जहां पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। ठीक है, आपको देखने हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां पर आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा, और लाइव वाले चैप्टर अगर मिस हो चुके हैं कहीं पर भी तो वो भी आप देख सकते हो। और ये कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और आप यूज कर सकते हो हमारे ई बुक्स एंड ई नोट्स भी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो भाई फटाफट से जाओ, अवेल करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर इन द सिंगल शॉट। ओके, चलो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।